नमस्कार, मैं हूं भावना व्यास और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने पर दिव्या मित्तल के 5 ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई। परिवादी को दी थी आरोपी बनाने की धमकी। जेल प्रहरियों के धरने के दौरान प्रहरी की बिगड़ी तबीयत, 108 एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया अस्पताल। और किशनगढ़ पहुंचने पर सचिन पायलट का किया जोरदार स्वागत। स्थानीय नेताओं से किया एकजुट होकर पार्टी को जीत दिलाने का आह्वान। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं खाकी को बदनाम करती एक महिला पुलिस अधिकारी दिव्या मित्तल की। अजमेर में करोड़ों रुपए की नशीली दवा की तस्करी के मामले में जांच अधिकारी नियुक्त की गई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिव्या मित्तल को परिवादी को उदयपुर बुलाकर रिश्वत मांगने के मामले में एसीबी ने जांच के घेरे में लिया है। एसीबी ने सोमवार को अजमेर, उदयपुर, झुंझुनू और जयपुर में दिव्या मित्तल के 5 ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बजरंग सिंह के मुताबिक परिवादी ने पिछले दिनों शिकायत की थी कि प्रकरण में उसे आरोपी बनाने की धमकी देकर जांच अधिकारी दिव्या मित्तल ने उससे 2 करोड़ रुपए रिश्वत की मांग की है। पीड़ित परिवादी ने बताया कि मित्तल ने उसे अपने एक दलाल के माध्यम से अपने उदयपुर में स्थित रिजॉर्ट में बुलवाया और दिन भर टॉर्चर किया, जिसके बाद वह मजबूरीवश 1 करोड़ रुपए देने का वादा कर वहां से किसी तरह बचकर बाहर निकला। परिवादी ने बताया कि दिव्या मित्तल को एक पहली किश्त के रूप में 25 लाख रुपए उसके एक दलाल के मार्फत दिए थे। यह राशि दलाल अजमेर में दिव्या मित्तल को देने वाला था, लेकिन शक होने के कारण उसने यह राशि नहीं दी। परिवादी द्वारा एसीबी में इसकी शिकायत करने पर एसीबी ने उसे रंगे हाथों दबोचने के मकसद के ट्रैप की पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि घूस की डिमांड सत्यापित होने के बाद एसीबी ने कोर्ट के आदेश से सर्च वारंट प्राप्त किया और दिव्या मित्तल के सभी ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। उल्लेखनीय है कि 2 साल पहले अजमेर में करीब 11 करोड़ रुपए कीमत की प्रतिबंधित नशीली दवाएं पकड़ी गई थी। इस मामले में रामगंज और अलवर गेट थाना पुलिस ने 4 मुकदमे दर्ज किए थे। एक के बाद एक जांच अधिकारी बदलने के बाद मामला एसओजी को सौंपा गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिव्या मित्तल के सरकारी आवास से पत्रावली भी एसीबी ने जब्त की है। अजमेर में एआरजी में दिव्या के फ्लैट संख्या 204 पर खुद दिव्या मित्तल की मौजूदगी में सर्च कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसीबी मुख्यालय को पिछले दिनों सूचना मिली थी कि एसओजी अजमेर के अंदर एनडीपीएस से संबंधित प्रकरण दर्ज है, जिसके अंदर परिवादी है उसका भी निर्दोष होते हुए उसका नाम नहीं रखने के एवज में उससे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। जो परिवादी की जो रिपोर्ट थी उसके बाद में हमारे द्वारा उसमें वेरिफिकेशन करवाया गया। परिवादी का ये कहना था कि जब वो वहाँ पे गया और जो एसओजी की अधिकारी है श्रीमती दिव्या मित्तल, उन्होंने अपने एक जो दलाल है उनको उनका फ़ोन आने के लिए बोला और दलाल के फ़ोन आने के बाद में वो वहाँ से रवाना होके और उसको फ़ोन आया तो उसको उदयपुर बुलाया गया, जहाँ की जो एसओजी की एडिशनल एसपी है उनका जो रिसोर्ट और फार्म हाउस है वहाँ पे दलाल था। उसने उनको डरा धमका के जो 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी और बाद में उसने 2 करोड़ रुपए देने में असमर्थता जाहिर की, तो फिर उसने कहा 1 करोड़ से कम नहीं लगेगा। उसके बाद में परिवादी हमारे पास आया और उसने रिपोर्ट दी, हमने वेरिफिकेशन करवाया और वेरिफिकेशन के बाद में चूँकि परिवादी का जो दलाल था वो उदयपुर से यहाँ पैसे लेने के लिए आ भी गया था, लेकिन उस दिन कार्रवाई नहीं हो पाई। आज हमने कोर्ट से वारंट लेके और इनके 5 स्थान है जिनके अंदर सर्च की कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई अभी जारी है। कार्रवाई के बाद में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद में हम सूचित करेंगे। दिव्या मित्तल कहाँ पर? हाँ, अब वो उनका यही रेजिडेंस है एआरजी सिटी के अंदर, जिसके अंदर अभी सर्च चल रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ऑफिस पे भी कार्रवाई चल रही है सर? किस तरीके का अभी तक ऑफिस के अंदर भी कार्रवाई चल रही है। एसओजी का जो ऑफिस है वहाँ पे इनसे संबंधित जो पत्रावलियाँ हैं उनके अंदर उनकी जो कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा इनका जो रिसोर्ट है वहाँ उदयपुर के अंदर, उसके अंदर कार्रवाई चल रही है। इनका एक फ्लैट है जयपुर के अंदर, उसमें कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा
चिड़ावा के अंदर इनका घर है, वहाँ पे भी कार्रवाई चल रही कितने लंबे समय से निगाह रखी जा रही थी सर इनकी? है। काफी दिनों से निगाहें थी और उसके आधार पे अब कार्रवाई चल रही परिवादी पहली बार कब आया था सर एसीबी के पास? है। परिवादी आया था कुछ दिनों पहले और उसके बाद में हमने जो भी उसमें नियमानुसार कार्रवाई होती है वो तो ये कार्रवाई। अकेले ही है या फिर इसमें और भी कोई लोग शामिल हैं या किसी और के भी अभी तक सामने नाम आए हैं कुछ? अभी जो इन्होंने इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, इन्होंने रिश्वत ये कहते हुए ली थी कि बार बार इनसे जब बातचीत की गई तो इन्होंने कहा मुझे ऊपर भी। जिले के कानोड़ उप कारागृह में जेल प्रहरी अपनी वेतन विसंगतियों की मांग को लेकर 13 जनवरी से 4 दिवसीय भूख हड़ताल पर हैं। इसी हड़ताल के तहत सतीश कुमार की तबीयत खराब होने पर उन्हें इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। इन सभी जेल प्रहरियों का कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करती तब तक सभी अनशन जारी रखेंगे। अपनी मांगों को लेकर प्रभारी महेश कुमार, मुख्य प्रहरी रामनिवास, प्रहरी राधाकृष्ण बिश्नोई और भाखरा राम सहित अन्य जेल प्रहरी अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का किशनगढ़ पहुंचने पर कांग्रेसी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पायलट का किशनगढ़ के जीवी के टोल नाके पर पहुंचने पर 51 किलो फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। 5 जिलों के दौरे पर निकले पायलट नागौर जाते समय कुछ देर के लिए जयपुर हाईवे पर स्थित जीवी के टोल नाके रुके। पायलट नागौर जिले के परबतसर में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आयोजित किसान सम्मेलन में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान पायलट ने सभी से आगामी विधानसभा चुनावों में एकजुट रहते हुए जीत दिलाने का आह्वान किया। स्वागत समारोह के दौरान मसूदा विधायक राकेश पारीक, संग्राम सिंह गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष रमेश जाजू, पूर्व पीसीसी सदस्य राधेश्याम वैष्णव, संजय राज, रामस्वरूप भडाना सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। देशभक्ति गीतों के साथ धमाकेदार प्रस्तुतियां और सेना के सम्मान में लगते गगनभेदी नारे, कभी जय हिंद तो कभी वंदे मातरम की धुनों पर सेना के जवानों का सम्मान हुआ तो कड़ाके की ठंड में भी यहां मौजूद लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा। रविवार को सेना दिवस के मौके पर आयोजित भारतीय सेना के सम्मान में हवेली परिवार की ओर से प्रमाण्य 6 भारतीय सेना हमारा अभिमान कार्यक्रम का आयोजन टाउन हॉल स्थित सुखाड़िया रंगमंच पर किया गया, जिसमें सेना के सम्मान में देशभक्ति गीतों और नृत्य की ऐसी धमाकेदार प्रस्तुतियां दी कि हर कोई देशभक्ति के रंग में रंगा गया। कार्यक्रम की शुरुआत एकलिंगड़ छावनी के जवानों को बुलेट मोटरसाइकिल पर एस्कॉर्ट करते हुए टाउन हॉल लाया गया। एकलिंगड़ छावनी से पूरे शहर में निकली रैली के दौरान भारत माता की जय और देशभक्ति के लगते रहे नारे। रैली में बड़ी तादाद में युवाओं ने हिस्सा लिया। रैली 4:30 बजे टाउन हॉल पहुंची। यहां सेना के जवानों का एनसीसी की जल थल नभ बटालियन द्वारा स्वागत किया गया। राजस्थानी कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने और राजस्थानी विरासत को बचाने के मकसद से मेदपाट 2023 का 2 दिवसीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को अशोकनगर विज्ञान भवन समिति में किया गया। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान की संस्कृति को बचाना और यहाँ की विरासत को संवारना है, ताकि राजस्थान की कला, साहित्य और संस्कृति को बचाया जा सके। पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना भी कार्यक्रम में पहुंची। उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहे तो उदयपुर में आने वाले पर्यटकों की संख्या और बढ़ सकती है। कार्यक्रम की संस्थापक निदेशक डॉक्टर अनुश्री राठौड़ ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजस्थानी संस्कृति से जोड़ने के लिए वेद पाठ प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आगाज हुआ है, जिसमें पहले दिन राजस्थानी मांडना, राजस्थानी मेहंदी और राजस्थानी वाता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मंगलवार को राजस्थानी जनजाति साहित्य परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के जनजाति साहित्यकार संवाद करेंगे। हाँ, ये जो मेदपाट उत्सव हो रहा है, ये मैं इसको बहुत ही अच्छा आयोजन मान रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो चीज़ हो रही है वो राजस्थान की जो छुपी हुई संस्कृति और जो लुप्त होते जो आर्ट हैं उनको उजागर करने का एक प्रयास है। और ये प्रयास काफ़ी मैं देख रही हूँ कमेंडेबल है, क्योंकि जो इनकी जो कला है, संस्कृति है, जो यहाँ लोगों में है, जो कंटेस्टेंट बना रहे हैं, जो डिज़ाइंस हैं वो काफ़ी अद्भुत हैं और काफ़ी पुरानी हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई, राजस्थानी संस्कृति को उजागर करती हुई।
और इसको बचाने का ये प्रयास है और इसको बचाना ज़रूरी भी बहुत है, क्योंकि जो हमारे राजस्थान का जो कल्चर है वो इन्हीं में छुपा है। और ये जो डिज़ाइंस हैं ये भी बहुत सुंदर हैं और यहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं इससे, जो आयोजन करता है ये भी बहुत मन से इस काम को में लगे हुए हैं और हमें ऐसे आयोजनों की ज़्यादा ज़रूरत है हमारी संस्कृति को बचाने के लिए भी। और मैं ये भी कहूँगी कि ये एक पर्यटन का भी एक पहलू है कि हम यहाँ जो संस्कृति है उसको उजागर करके उसको प्रमोट करें। राजस्थान में जो टूरिस्ट आते हैं, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, वो इनमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि इसको कहाँ जाकर इसका अवलोकन करें, कहाँ इनकी प्रदर्शनी लगी हुई है। तो इस तरह की अगर प्रदर्शनियाँ लगती हैं और हम टूरिस्ट को लेके आते हैं तो राजस्थान के कल्चर का भी प्रमोशन होगा और टूरिज़्म का भी प्रमोशन होगा। तो इस प्रयास को मैं काफ़ी कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे प्रयासों को से ही संस्कृति भी बच सकती है। और इसके तहत मैं ये कहना चाहूँगी कि जो प्लेटफॉर्म है इसको कभी हम टूरिज़्म से या प्रशासन से भी इसको जोड़ के आगे जब ये करेंगे प्रयास तो इसको जोड़ेंगे, जिससे इसका प्लेटफॉर्म थोड़ा बेटर मिल सके और इसका प्रमोशन हो सके। मैं डॉक्टर अनुश्री राठौड़, मैं मेदपाट साहित्य और सांस्कृतिक महोत्सव जो हो रहा है उसकी निदेशक हूँ और संस्थापक हूँ। और ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का करने के पीछे हमारा जो मकसद है वो यही है कि जो लुप्त हो रही है, जो संस्कृति लुप्त हो रही है, उस संस्कृति को और हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सहेजना और संवेरने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें साहित्य अकादमी नई दिल्ली के साथ मिलकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। साहित्य अकादमी दिल्ली के साथ जो कल चलेंगे, जो परिसंवाद गोष्ठी होगी, उसमें जो भी बाहर से जो साहित्यकार आ रहे हैं, जैसे मधु आचार्य जी है और दिनेश पांचाल जी है, सबका नाम तो मैं नहीं ले पाऊँगी, लेकिन काफ़ी लोग जो है बाहर से आ रहे हैं वो यहाँ पर कल परिसंवाद करेंगे, जिसका जो विषय है वो है राजस्थान के आदिवासी जो साहित्य है, आदिवासी जनजाति में जो साहित्य चलता है उसके बारे में कल परिसंवाद होगा। और अभी ये देख सकते हो आप कि ये सारी जो हो रही है प्रतियोगिताएं, ये प्रतियोगिताएं भी पूरी तरह से मानदंड वगैरह जो मान रहे हैं, ये इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि जिस तरह से आजकल एक चलन सा हो गया है कि जब कोई भी त्यौहार होता है तो बने बनाए जो मानने होते हैं वो लाकर लगा दिए जाते हैं, चिपका दिए जाते हैं। हमारे दादी नानी जो होती थी वो हाथ से गेरू से इनसे मानते थे, तो हमने उसी चीज़ को लिया है कि कच्चा गेरू और जो मानना होता है वो मान रहे हैं, जिसको रहेंगे और थोड़े दिनों बाद वो ख़त्म हो जाते हैं इस तरह से। और इसी के साथ हम एक वाद साहित्य प्रतियोगिता भी रख रहे हैं कि एक चलन हो गया है कि आजकल किताबों में से कहानियाँ पढ़ते हैं। कोई भी पहले जिस तरह से कहानी कही जाती थी वैसे कोई कहानी नहीं कहता है, अब कोई भी अपने बच्चे को सोते हुए कहानी नहीं सुनाता है। तो इसके पीछे यही है कि हम उन लोगों का की झिझक दूर कर सकें और उनको एक मंच देकर के खड़ा करें कि भाई हमें इस तरह से कहानियाँ कहनी है, इस तरह से बात करनी है। जो बात होगा उसमें भी यही है कि परिसंवाद में राजस्थानी जनजातियों में जो साहित्य है जो लुप्त हो रहा है उस साहित्य को बाहर लाने की कोशिश की जाएगी। यही इस साहित्य उत्सव का मकसद है। और इसे आज मैं यही कहूँगी कि ये प्रवेशोत्सव है। मेदपाट एक महोत्सव आज नहीं है, आज ये सिर्फ प्रवेशोत्सव है 2 दिन का, जिसको हमने शुरुआत करी है और आगे जाकर ये एक महोत्सव का रूप लेगा और उसी के साथ ये चीज़ें चलती रहेगी और काफ़ी आगे तक जाएगी। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे शहरवासी है, जो भी दर्शक है, वो इससे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कला, संस्कृति और साहित्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। श्रीमेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज मावली वल्लभनगर देहात का युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित करने को लेकर एक बैठक सेंट थॉमस जूनियर स्कूल में आयोजित की गई। समाज के वरिष्ठ अध्यक्ष ओंकार लाल ने बताया कि स्वर्णकार समाज का संभाग स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन अमरपुरा में 29 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद जिले के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के सदस्यों को परिचय सम्मेलन में बुलाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में संरक्षक रामचंद्र विवार, वरिष्ठ अध्यक्ष ओंकार लाल सोलीवाल, उपाध्यक्ष जवाहरलाल पालड़ीवाल, कोषाध्यक्ष पुष्कर लाल वेवार, महामंत्री धर्मेंद्र कुमार वेवार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आशाधाम आश्रम में सभी कार्यकर्ताओं द्वारा संस्थान की संस्थापिका सिस्टर डेमियन का 83वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर भगवान की प्रार्थना के साथ की गई। इसके बाद सिस्टर डेमियन द्वारा केक काटा गया। केक काटने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें विमंडितों द्वारा नृत्य किया गया।
वहां संस्थान की कार्यकर्ता डॉक्टर लेनी नागदा, डॉक्टर तमन्ना, अंकिता सोलंकी व बेबी प्रजापत ने गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे समाज सेवी एडवोकेट निर्मल जी पंडित ने सिस्टर डेमियन के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना की। इस दौरान सभी ने सिस्टर डेमियन को माला पहनाकर गुलदस्ते भेंट किए। कार्यक्रम का संचालन सिस्टर सीना के निर्देशन में मोहनपुरी गोस्वामी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी विमंदितों को केक और चॉकलेट वितरित की गई। उदयपुर के सेक्टर 14 स्थित पहाड़ी बालाजी मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। मकर संक्रांति से आयोजित हो रही इस कथा में वृंदावन से आए संत श्री राधिका शरण महाराज कथा का वाचन कर रहे हैं। कलश यात्रा और सुंदरकांड से इस भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। कथा के दौरान संत श्री राधिका शरण जी महाराज ने युवाओं को अध्यात्म से जुड़ने के लिए आह्वान करते हुए कहा कि युवा शक्ति ने वैज्ञानिक प्रामाणिकता के आधार पर देश की बागडोर संभाल रखी है और युवा ही देश की रीढ़ की हड्डी हैं। कथा के दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुष पंडाल में मौजूद रहे। इस युग में कृष्ण की भागवतम की क्या औचित्य है? तो भगवान कृष्णा इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग दैट हैपन, या कहें कि अतार्किक रूप से तार्किक है, लॉजिकली लॉजिकल है। मतलब तृतीय स्कंद उसमें गर्भ में कैसे बच्चा आता है उसका जो वर्णन है 5000 वर्ष पहले लिखी गई। वैज्ञानिक उसको 2000 वर्ष पहले का मानते हैं तो माने, लेकिन 2000 वर्ष पहले भी हम ऐसे हो जाएं ताकि आपको परेशानी ना होए, आपको हाथ दुखेंगे। भगवान 2000 वर्ष पहले वो वैज्ञानिक खोज जो आज हुई है 10 वर्ष पहले वो लिखी हुई है। तो ये प्रासंगिक है क्योंकि वैज्ञानिक कोई भी चीज़ अवैज्ञानिक नहीं है। जैसे धरती भगवान शेष के शीश पर रखी हुई है, ये रूपक है। आप मत्स्य पुराण पढ़ाएंगे तो आप पाएंगे कि उस शेष नाग का अर्थ अंतरिक्ष। तो वैज्ञानिक बात है, वैज्ञानिक ही की जाती है, इसलिए प्रासंगिक है। और आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे जनरली ये देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप जो है वो इन कथाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन युवा की भागीदारी अभी भी बहुत कम प्रतिशत है। तो उनके लिए आप क्या संदेश आज के समय में देना चाहेंगे? भगवान दास को ऐसा लगता है कि बहुत सारे युवक कथा में आते हैं और मिलते भी हैं। ये एक ऊर्जा का ऐसा भंडार होता है जो जहाँ जाता है कमाल करता है। तो युवाओं को संदेश देने की बजाय मैं उनको धन्यवाद दूंगा। भारत की शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्नति हो रही है, सैन्य क्षेत्र में जो उन्नति हो रही है, व्यापार के क्षेत्र में जो उन्नति हो रही है, थोड़े ही समय में 3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना है। और जब पूरे दुनिया में मंदी चल रही है तो भारत में 6.7% की दर से विकास हो रहा है। जल्दी 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना और लगता है 2030 तक, जो दुनिया के लोग कह रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं, तो 2030 तक तो ये कम से कम 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो युवाओं ने अपने कंधे पे देश को उठा रखा है, तो उनको क्या संदेश दूं? उनको थैंक यू। और एक आखिरी प्रश्न कि जहाँ भी व्यास गादी लगती है, भागवत कथा का प्रारंभ होता है, उस समय के वातावरण में और जब ये संपूर्ण हो जाती है उस समय के वातावरण को आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से कौन समझ सकता है? तो एक कुछ लाइनों में उसको बता दीजिए कि जब कहीं भागवत कथा प्रारंभ होती है उस, या इसको अगर हम ऐसे करें कि कहें कि जब इसका संपूर्ण होती है तब उसके बाद क्या अपना असर छोड़ कर जाती है? आप आज के युग के हिसाब से पूछ रहे हैं और आपने पहला ही जो प्रश्न किया था उसमें वैज्ञानिक शब्द लेकर आए थे, तो उसके अनुसार उत्तर होता है। एक करेलियन फोटोग्राफी होती है भगवान, उससे व्यक्ति का ऑरा नापा जाता है। पत्ते का भी अपना एक ऑरा होता है, उस पत्ते को बीच में से काट दो तो भी वो ऑरा कुछ समय बना रहता है पूरा। कथा क्षेत्र एक ऑरे का निर्माण करती है। इतने सारे हृदय आते हैं जो अपनी एक विशेष चेतना का संचार करते हैं और वो चेतना यहाँ पे जीवंत होती है, उसको देखा जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। और जब ये नहीं रहता तो भी वो चेतना बनी रहती है बहुत लंबे समय तक, जैसे कि पत्ते के कट जाने के बाद भी उसका वो ऑरा। और एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने पर दिव्या मित्तल के 5 ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई। परिवादी को दी थी आरोपी बनाने की धमकी। जेल प्रहरियों के धरने के दौरान प्रहरी की बिगड़ी तबीयत, 108 एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया अस्पताल।
और किशनगढ़ पहुंचने पर सचिन पायलट का किया जोरदार स्वागत। स्थानीय नेताओं से किया एकजुट होकर पार्टी को जीत दिलाने का आह्वान। तो ये थे आज के समाचार। ताजा तरीन खबरों से आप जुड़े रहिए पल पल राजस्थान के साथ। और हां, पल पल राजस्थान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।